नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर हमारे चैनल HOTC में। और आज हम फिर से विकास जी दवे इनके साथ हैं और संघ के जो पंच परिवर्तन है उसके अंतिम बिंदु नागरिक कर्तव्य बोध, इस पर हम चर्चा करेंगे। भाई साहब से आप पहले ही परिचित हो चुके हैं, तो आज मैं पुनः उनका परिचय नहीं दे रहा हूँ। तो भाई साहब आपका बहुत नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है संजय जी, और HOTC के माध्यम से आपने बहुत अच्छे विषयों पर चर्चाएं प्रारंभ की है। और जैसा कि इससे पहले हम लोग समरसता और भारतीय परिवार परंपरा कुटुंब प्रबोधन के विषयों पर भी बातचीत कर चुके हैं, पर्यावरण को लेकर के बातचीत कर चुके हैं। तो उस क्रम में यह एक विषय सामान्यतः बचा हुआ ही था, और आपकी हमारी इच्छा थी ही कि इस विषय पर भी बातचीत करें। और HOTC के माध्यम से हमारे सब दर्शकों से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि यह जो विषय है, यह वास्तव में धर्म, जाति, वर्ग, समूह, इन सब से परे जाकर के विचार करने वाला एक विषय है। तो आज संजय जी के साथ इस विषय पर बातचीत करते हैं। जी। तो भाई साहब, ये नागरिक कर्तव्य बोध, जी। तो इससे मतलब ये पढ़ने से कुछ समझ में तो आ रहा है, पर मैं चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा और विस्तृत रूप में बताएं। नागरिक कर्तव्यों की जब हम चर्चा करते हैं तो वास्तव में तो ये शब्द युग में है, दो शब्दों से बना हुआ। इसका आधा हिस्सा नागरिक है और आधा हिस्सा कर्तव्य है। अर्थ भी बिल्कुल सीधा सा है कि प्रत्येक नागरिक जो किसी राष्ट्र का निवासी है, उस राष्ट्र में रहने के नाते उस नागरिक के अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति कर्तव्य क्या-क्या है, इस विषय को लेकर के विचार करना, चिंतन मनन करना और उन सिद्धांतों को अंगीकार करना। ये जरूर है कि इस विषय पर हम जब बातचीत करते हैं तो इस पर दो प्रकार से चर्चाएं करते हैं। पहला प्रकार होता है संविधान परक विचार। चूंकि हम जानते हैं कि हमारा संविधान पूज्य बाबा साहब ने जब निर्मित किया था, तो बाबा साहब ने बहुत स्पष्ट रूप से इस दिशा में संकेत किए थे। संविधान सभा के उन सारे डॉक्यूमेंट्स को जब हम देखते हैं, संविधान निर्माण सभा की चर्चाओं के डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं, तो ध्यान में आता है कि उस युग के मनीषियों ने पर्याप्त इस बात पर विचार किया था। और ये बात बार बार उभर करके आ रही थी कि संविधान को लोग अपना अधिकार मानते हैं, वहां पर वो अपने अधिकार खोजते हैं संविधान में कि मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन भारतीय दर्शन सामान्यतः हम सब जानते हैं कि इस दिशा में हमेशा से संकेत करता रहा है कि कोई भी मनुष्य जब जन्म लेता है, धरा पर आता है, तो पहले ही दिन से उस पर ऋण होते हैं। और इन ऋणों से उऋण होना, ये भारतीय दर्शन हमको प्रारंभ से सिखाता है। आप वेद देख लें, पुराण देख लें, स्मृति देख लें, दर्शन देख लें, इन सब हमारे संस्कृत वाङ्मय में, प्राचीन वाङ्मय में बार इन ऋणों की ओर संकेत होता है। हमारे चारों पुरुषार्थों की जहां बातचीत होती है और तुरंत हम ऋण पर आते हैं, और इन ऋण से उऋण होना, इससे मुक्त होना, इस कर्ज से मुक्त होना। तो आश्चर्य की बात यह है कि ये ऋण किन किन के हैं। तो ये ऋण सामान्यतः मातृ ऋण, पितृ ऋण, ये कुटुंब प्रबोधन की ओर हमको ले जाते हैं। माँ ने हमको जन्म दिया है, तो अब माँ की अपेक्षा क्या रहती है? माँ की अपेक्षा केवल ये रहती है कि भाई हमारी संतति है, आगे चल करके ये देश समाज के लिए अच्छा काम करे, ये भी गृहस्थ जीवन में जाए, संतति फिर प्राप्त करें और परिवार परंपरा को आगे बढ़ाए। तो कुल मिलाकर के पिता ने भी हमको अर्थोपार्जन करके दिया है, हमको भूमि दी है, हमारा घर है, हमारा जिसको हम रोटी कपड़ा मकान कहते हैं, वो सब प्राप्तियों में पिता की भी भूमिका होती है। आधुनिक युग में माता की भी भूमिका समान है उसमें। लेकिन अलग तो जा रहा है, बस हाँ, मेरे मन में एक प्रश्न है, जी अचानक जी आ जी गया। अब आप बैठे हैं इसलिए मैं जी पूछ रहा हूँ कि जैसे हर माता पिता का एक वो रहता है कि अपना परिवार बढ़े, मतलब पुत्र के भी आगे संतति हो, तो इसी को पृथ्वी का ऋण चुकाना ऐसा बोला गया है ना। हाँ, इसमें पृथ्वी का ऋण चुकाना दरअसल इसके बाद का हिस्सा आता है। सामान्यतः जो धरा ऋण जिसको कहते हैं, धरा से हम जिन से हम जो प्राप्तियां कर रहे हैं उनको वह लौटाना। जैसे हमने कहा कि ऋषि ऋण, अब ऋषि ऋण सामान्यतः गुरु ऋण भी इसको कहा जाता है। उसका अर्थ ये होता है कि हमने चूंकि गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है, इस ज्ञान को वापस लौटाना। हमने कोई भी एक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया और उस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद यदि हम समाज को वह लौटाते नहीं है, तो सामान्यतः कहा जाता है ना कहावतों में कि भाई ज्ञान जो है वो बहता हुआ पानी होना चाहिए, एक जगह ठहरा रहेगा तो सड़ांध मारता है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के ऋण और उनसे मुक्त होने की प्रक्रिया, यह भी कर्तव्य बोध है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य। हमारे यहाँ पर हमारे ऋषि परंपरा के पुरखों ने ये कभी नहीं कहा कि ये पुरुष का कर्तव्य है, ये स्त्री का कर्तव्य है, ये
गरीब का कर्तव्य है, ये अमीर का कर्तव्य है, ऐसा कुछ भी नहीं। या आप ब्राह्मण है तो ये करें और आप राजपूत है तो ये करें, ऐसा भी नहीं। मनुष्य मात्र के ये सारे कर्तव्य हैं और यही कर्तव्य दरअसल हमारे नागरिक कर्तव्य है। आप देखेंगे कि पूज्य बाबा साहब ने संविधान में जब हमारे कर्तव्यों की चर्चा की, तो उन कर्तव्यों को अगर आप लेखनीबद्ध करें या उनको पढ़ें तो ध्यान में आता है कि हमारे पुराने वाङ्मय में जितने कर्तव्य कहे गए थे, उन्हीं कर्तव्यों को प्रकारांतर से हम पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हाँ यही जा रहा था जी, तो संविधान की चर्चा हुई जी, तो जो संविधान में कर्तव्यों का उल्लेख हुआ है हाँ, और जो संघ अभी बता रहे हैं नागरिक कर्तव्य, तो इनमें क्या समानता है? समानता यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, सबसे पहले तो हमको ये मानना चाहिए कि संघ यानी भारतीय समाज। जी, संघ पृथक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या आरएसएस नाम लेने पर हमको ये तो बिल्कुल धारणा स्वीकारना ही नहीं चाहिए कि ये भारतीय समाज के बीच में कोई क्लब है, कोई संस्था है, कोई संगठन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ जितने भी काम करता है वो सामान्यतया भारतीय समाज के अधिकतम हित में करता है, बल्कि मैं तो उससे और ऊपर जाकर के कहता हूं कि संपूर्ण मानव जाति के अधिकतम हित में काम करना ये संघ का मूल उद्देश्य है। उसमें से एक उद्देश्य है हमारा कि समाज को संगठित करना। तो स्वाभाविक रूप से मुझे ऐसा लगता है कि संघ के जितने भी नागरिक कर्तव्यों की चर्चाओं के बिंदु हैं, वो सारे के सारे बिंदु संविधान के नागरिक कर्तव्यों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इन्हें संघ ने कभी भी संविधान से एक भी बिंदु पर आज तक असहमति व्यक्त नहीं की। ये सबसे बड़ी विशेषता है संघ की। तो इस नाते मुझे ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारतीय समाज संघ है और संघ संपूर्ण भारतीय समाज है। तो पूरे भारतीय समाज के जितने कर्तव्य हैं उन्हीं को लेकर के संघ बार-बार बातचीत करता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूं तो संघ जब ये कहता है कि परिवारों में एकता बनी रहना चाहिए, कुटुंब प्रबोधन का विषय लेकर के जब संघ समाज के बीच में जाता है, तो वो क्या करता है, वो पितृ ऋण और मातृ ऋण से उऋण होने की चर्चा करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जब विद्या भारती का गठन किया होगा, जब बच्चों को शिक्षित करने का एक उपक्रम प्रारंभ हुआ, संस्कृत भारती जैसे काम शुरू हुए जिसमें संस्कृत शिक्षण का काम प्रारंभ हुआ, भारतीय शिक्षण मंडल प्रारंभ हुआ, इसके अलावा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के काम है। इन सब कामों को यदि हम देखें उठा करके तो हमको ऐसा लगता है कि ये ऋषि ऋण से उऋण होने की दिशा में संघ के सारे काम है। और हमारी शिक्षा पद्धति ऐसी रहे, हमारे बच्चे ऐसे रहे जो इस देश की धरती के प्रति लगाव रखने वाले हों, इस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा का भाव रखने वाले हों, हमारी संस्कृति के प्रति उनके मन में अच्छे भाव बने रहें, हमारी संस्कृति के प्रति गौरव बोध रहे। ये जितने प्रकार की शिक्षाएं हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं, जिसका आग्रह संघ कर रहा है, वो एक प्रकार से हमारा नागरिक कर्तव्य ही है। अच्छा, इसके बाद आगे चल करके संघ जब अगर पंच परिवर्तन से भी इसको हम जोड़ते हैं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये जो पांचवा बिंदु नागरिक कर्तव्य का है, ये पिछले चारों बिंदुओं को एक तरह से स्पर्श करता है। इन चार बिंदुओं को सोचे बगैर इस पांचवें बिंदु का विचार आप कर ही नहीं सकते। जैसे उदाहरण के लिए आप हम जब बैठे थे इसी मंच पर, एचओटीसी के माध्यम से हमारी बातचीत हुई थी, हम जब पर्यावरण की चर्चा कर रहे थे तो अभी अभी जो शब्द प्रयोग किया आपने, धरा ऋण, इस पृथ्वी के प्रति, इस मातृभूमि के प्रति हमारा ऋण, अब ये भी दो प्रकार से इंगित होता है। धरा ऋण में एक पक्ष जाता है पर्यावरण का। मैंने उस समय बातचीत करते हुए आपको एक संस्कृत का श्लोक उद्धृत किया था कि हमारे ऋषि परंपरा में हमारे पुरखों ने तो ये कहा कि आप जब पृथ्वी से मिट्टी लेते हैं हमारा घर लीपने छापने के लिए या मकान के निर्माण के लिए, तो आपने अगर एक पात्र भर करके मिट्टी उधार ली है धरती माता से, तो उस मिट्टी को लौटाने का प्रयास करना चाहिए, नहीं वहां गड्ढा न रह जाए जहां से हमने मिट्टी ली है, दूसरी जगह से ला करके जहां पर उथली जमीन है, टीला है, पहाड़ी है, वहां से ला करके उसको पूरना। ये भी नागरिक कर्तव्य है। आज के युग में यदि हम इन बातों का ध्यान रख लें कि जल के संसाधन कम होते जा रहे हैं लगातार, पेयजल का संकट हमको लगातार दिखाई देता है, तो क्या हमको इस बात का विचार करना चाहिए कि नहीं कि धरती से हमको कितना जल ग्रहण करना है। तो जब हम दोहन जब करते हैं तो वो दोहन पुत्रवत करते हैं, धरती को मां मान करके करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारे नागरिक कर्तव्यों का हिस्सा हो जाता है कि पृथ्वी से जितना प्राप्त हो रहा है उसको लौटाना। हम ऑक्सीजन तो ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन एक नागरिक का ये कर्तव्य नहीं होता है क्या कि जितनी ऑक्सीजन ईश्वर प्रदत्त प्रकृति से हमको सहज रूप से मिल रही है। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन के सिलेंडर प्राप्त नहीं हो रहे थे और लोग दौड़-दौड़ करके और परेशान थे कि जीवन भर की पूंजी लगाने को तैयार है, बस एक टंकी ऑक्सीजन मिल जाए। क्या हमको ये समझ नहीं लेना चाहिए कि ये ऑक्सीजन की प्राप्ति जिन सोर्सेस से आ रही है, जिन माध्यमों से हमको प्राप्त हो रही है, उन पेड़ पौधों को लगाने की बात जब संघ करता है,
तो स्वाभाविक रूप से ये हमारा नागरिक कर्तव्य है, हमको पेड़ पौधे लगाना ही चाहिए। अच्छा, संघ के नागरिक कर्तव्य की जब हम चर्चा करते हैं तो इसमें प्रत्येक छोटा से छोटा बिंदु और बड़ा से बड़ा बिंदु समाहित होता है। जैसे मैंने अभी पर्यावरण की चर्चा करते हुए जल की बात की, मिट्टी की बात की। संघ ये भी आग्रह करता है कि यदि हम सड़क पर चल रहे हैं तो हम बाईं ओर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, चाहे हम पैदल चल रहे हैं, वाहन चला रहे हैं। प्रश्न आने ही वाला था कि संघ के स्वयंसेवक रोज की जो उनके दैनिक दिनचर्या है उससे इनका कैसे निर्वहन करते हैं। और ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि वास्तव में क्या होता है, नागरिक कर्तव्य की जब हम चर्चा करते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक कर्तव्य एक ऐसा विषय है जो लिखने से, बोलने से, भाषण देने से समाज में व्याप्त होने वाला नहीं है। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता ये होती है कि मनुष्य, प्रत्येक भारतीय नागरिक अपने आप को आदर्श बनाए। हम अपने आप को मॉडल के रूप में, प्रदर्श के रूप में प्रस्तुत करें कि मैं ये कर रहा हूं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। बल्कि जब व्यक्ति स्वयं इस प्रकार के काम करने लगता है तो समाज में जिस तरह से बुराइयां हम कहते हैं कि फैल रही है, वैसे ही अच्छाइयां भी फैलती है, बल्कि अच्छाइयों का प्रसरण और तेज गति से होता है। तो अब जैसे एक उदाहरण देता हूं, संघ के स्वयंसेवक को अगर हम मॉडल के रूप में, प्रदर्श के रूप में देखना चाहें और नागरिक कर्तव्य की बात करें तो मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय याद आते हैं। संघ के द्वितीय सरसंघ चालक परम पूजनीय गुरुजी जो माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। संयोग से उनसे मिलने आए कार्यकर्ता ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी इसी ट्रेन में पीछे के कोच में यात्रा कर रहे हैं। गुरुजी को लगा कि दीनदयाल जी से किसी विषय पर मुझे बातचीत करना है, तो अगर दीनदयाल जी इधर आ जाए तो उनसे चर्चा हो सकती है, अभी समय है यात्रा में। तो उन्होंने संदेश भिजवाया अपने साथ के सहयोगी कार्यकर्ता से। दीनदयाल उपाध्याय जी चूंकि एक सामान्य कोच में यात्रा कर रहे थे ट्रेन के, और ये तृतीय श्रेणी के आरक्षित कोच में यात्रा कर रहे थे गुरुजी। तो दीनदयाल जी वहां पर पहुंचे, आकर के बैठे तो एक पर्टिकुलर किसी स्टेशन से वो उस आरक्षित कूपे में सवार हुए, गुरुजी से बातचीत करते हुए, और 2-3 स्टेशन की यात्रा करने के बाद फिर वापस अपने कोच में आकर के बैठ गए। अब वो टीसी को ढूंढ रहे हैं और टीटी को ढूंढ करके उन्होंने ढूंढ लिया, उसको कहा कि मैं इस स्टेशन से उस स्टेशन तक आरक्षित श्रेणी के कूपे में यात्रा करके आया हूं और कृपा करके आप इसका जो चार्ज बनता है वो मुझसे ले लीजिए। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, क्या आप कौन है? उन्होंने बताया मैं दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने उस युग के आडवाणी जी, अटल जी, उस श्रेणी के राजनेता। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा। उन्होंने कहा अरे आप, हो गई यात्रा तो समाप्त हो गई, आप वापस अपने सामान्य कूपे में आ गए, अब क्या करना है? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं चूंकि अनधिकृत रूप से उसमें बैठा हूं तो आपको किराया लेना ही चाहिए, इस राष्ट्र का नुकसान होगा। दीनदयाल जी के जीवन को अगर आप उठा करके देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके जीवन के इतने सारे घटनाक्रम कि आज का हमारा ये आधा घंटा का 1 घंटे का पॉडकास्ट पूरा हो सकता है। एक और घटनाक्रम आपको बताता हूं कि नागरिक कर्तव्य की पराकाष्ठा क्या होती है। जैसे ये तो एक विषय हो गया कि यात्रा की तो ईमानदारी से उसका पैसा भरना। दूसरा विषय ऐसा कि वो जब प्रचारक जीवन में थे दीनदयाल उपाध्याय जी, तो अपने एक सहयोगी प्रचारक के साथ वो संघ स्थान से शाखा से लौट रहे थे। तो स्वाभाविक रूप से कार्यालय और संघ स्थान के बीच में एक सब्जी मार्केट पड़ता था। तो सहयोगी ने कहा कि आज शाम के लिए सब्जी बनाने के लिए हम लोग बाजार से सब्जी लेते हुए चलते हैं। दीनदयाल जी ने, एक बुजुर्ग अम्मा बैठी हुई थी सड़क के किनारे, उनको, अम्मा को कहा कि ये सब्जी दे दीजिए, पैसे दे दिए उन्होंने जेब से निकाल करके। काफी दूरी पर संघ कार्यालय पर जब पहुंचे तो दीनदयाल जी एकदम से ठिठके, उन्होंने कहा अरे गलती हो गई। कहा क्या हुआ? जब कुर्ता उतारा, पैसे वैसे निकाल रहे थे, हिसाब कर रहे थे, तो कहा कि गलती हो गई, मेरी जेब में एक खोटा सिक्का रखा हुआ था और वो गलती से मैंने उस अम्मा को दे दिया। अब देखिए, इस घटना के 2 पहलू हो सकते हैं। हमको कैसा लग रहा है कि उस बुजुर्ग अम्मा के प्रति उनके मन में संवेदनशीलता थी कि उस अम्मा का सिक्का चलेगा नहीं तो उतना हानि हो गई, नुकसान हो गई। ये वापस गए, सहयोगी ने मना किया लेकिन नहीं माने, वापस गए। अम्मा से कहा वो सिक्का मुझे ढूंढ करके दो। अम्मा ने कहा अब अंधेरा हो गया, शाम हो गई, मैं नहीं ढूंढ सकती, तुम जाओ, क्या करना है, वो तो चल जाएगा आगे। कहा नहीं अम्मा, वो तो ढूंढना तो है, वो मैं आपको अच्छा वाला सिक्का दे रहा हूँ। तो अम्मा ने कहा मुझे तो दिखाई भी नहीं देता है। तो उन्होंने कहा आप अगर अनुमति दो तो मैं ढूंढ के निकाल देता हूँ। अब थैले के नीचे इतने सारे सिक्के रखे हुए, दिन भर की कमाई अम्मा की, उसमें से वो खोटा सिक्का निकाला, वो अच्छा सिक्का अम्मा को दिया और वो लेकर के आए। सहयोगी के साथ आते हुए उन्होंने वो सिक्का एक कुएं में फेंक दिया। अब सहयोगी ने पूछा कि जब इसको कुएं में ही फेंकना था तो अम्मा से लाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा दीनदयाल जी। उन्होंने कहा देखिए, एक खोटा सिक्का जब लगातार प्रचलन में रहता है तो वो एक अच्छे सिक्के के स्थान पर प्रचलन में रहता है, और वो इस राष्ट्र की पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक तिल मात्र ही सही
वो दोष के रूप में उसमें प्रचलन में रहता है। उस पूरी अर्थव्यवस्था में एक खोटा सिक्का दोष के रूप में आता है। अब आप कल्पना करके देखिए, आज के युग में हम सोचें तो क्या इतना बड़ा चिंतन किसी व्यक्ति का हो सकता है क्या? ऐसे अनेक अनेक प्रसंग है। दीनदयाल जी के, आपने जब चूंकि संघ का कहा, कार्यकर्ता का कहा, तो अगर आप कहें तो एक प्रसंग और मैं सुनाना चाहता हूँ, वो एक अलग संदर्भ में दीनदयाल जी का ही प्रसंग है। दीनदयाल जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, एक सरदार जी उनके पास सीट पर बैठे हुए थे, तो दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि अभी शाम की 6 बजे समाचार आते हैं आकाशवाणी से, तो उस पर आपके पास रेडियो है। तो थोड़ी देर पहले सरदार जी को सुन रहे थे, गीत वगैरह सुन रहे होंगे कुछ, तो उन्होंने कहा है, कहा वो समाचार चालू कर लीजिए ना, तो मैं भी समाचार सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। उन्होंने समाचार लगाए और वो समाचार दीनदयाल जी ने सुने। थोड़ी देर बाद किसी काम से दीनदयाल जी ने अपना सामान झोले में से निकाला, तो उसमें एक रेडियो रखा हुआ था। वो रेडियो बाहर निकाल के रखा, शॉल वॉल घड़ी करके रखी, तो सहयात्री को लगा कि इनके पास रेडियो है और मेरे से कहा कि आप चालू करके और उस पर समाचार सुनाए। तो उन्होंने मजाक किया, क्योंकि हाथ से बोध होता ही है हमारे पंजाबी बंधुओं का। तो उन्होंने कहा कि क्या जी, आप तो आपके खुद के पास रेडियो था, तो सेल बचा लिए क्या आपने इसमें? रेडियो था और आपने खुद के रेडियो से समाचार सुनने की बजाय मेरे रेडियो पर सुने। तो आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि उस जमाने में रेडियो चलाने के लिए लाइसेंस मिला करता था सरकार से, और स्वाभाविक रूप से जैसे हमारा ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उस तरीके से लाइसेंस होता था। तो जिस दिन तक लाइसेंस होता था, उसके बाद उसको रिन्यूअल कराना होता था, उसका नवीनीकरण। तो दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा कि आज मेरा लाइसेंस समाप्त हो गया है और ये मैं जब तक इसका नवीनीकरण नहीं करा लूं, रेडियो तब तक नहीं चलाऊंगा। अब आप देखिए, जैसे हमारे पास मोटरसाइकिल है, यदि हमको ये पता है कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस आज 15 जनवरी को समाप्त हो रहा है, तो क्या 16 जनवरी को हम गाड़ी नहीं चलाएंगे? हम भले ही 30 जनवरी को हमारा ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल कराएंगे, लेकिन इस बीच में 15 दिन तो गाड़ी चलाते रहेंगे, सालों चलाते रहेंगे। ये नागरिक कर्तव्य होता है। दीनदयाल जी ने कहा कि हम अपने आप में ईमानदार रहें, देश के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारी जो जवाबदारी है, हमारा जो कर्तव्य बोध है, वो जागृत रहेगा, तो स्वाभाविक रूप से नागरिक कर्तव्य की दिशा में किसी को सोचना ही नहीं पड़ेगा। आज आप और हम जब बात कर रहे हैं, हम दीनदयाल जी को क्यों स्मरण कर रहे हैं? इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने आप को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने जो अच्छा किया, हमको लगता है इतना अच्छा तो हम भी कर सकते थे, कर सकते हैं, कर सकेंगे, ये हमको लगता है। परंतु अधिकतर मतलब लोग अपने अधिकारों पे ज्यादा बात करते हैं कि तो हमारा देश है, हमारा अधिकार है, नहीं बनाया 2 दिन लाइसेंस तो क्या गया, क्या फर्क पड़ता है? मुझे इस दिशा में भी फिर से, मैं जब नागरिक कर्तव्य की बात करता हूँ और आपने जो वाक्य कहा, वहीं से मुझे एक और संकेत क्लिक हुआ अचानक सुन करके, और ये हमारे सहचर कार्यवाह रहे आदरणीय सुरेश जी सोनी का एक बहुत अच्छा कथन है। तो कथन तो बहुत बड़ा है, लेकिन उस कथन का जो अंतिम वाक्य है, वो अंतिम वाक्य मैंने अपने जीवन में मंत्र की तरह अंगीकार किया है। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं जिस समय बच्चों की एक पत्रिका का संपादक रहा, 32 वर्ष तक मैंने संपादन किया देवपुत्र पत्रिका का, तो मैं अपने कार्यालय में जब बैठता था, तो जिस जगह पर मेरी कुर्सी लगी होती थी, उसके पीछे फ्लेक्स पर वो वाक्य लिखा हुआ रहता था। वो वाक्य ऐसा था कि चलेगा, चलेगा शब्द सिंगल इन्वर्टेड में रहता था, और उसके नीचे बड़े बड़े अक्षर में लिखा होता था, नहीं चलेगा। अब ये जो चलेगा होता है, आपने कहा ना कि मनुष्य ऐसा सोचता है कि अरे मेरा ही तो देश है, ऐसा नहीं किया तो क्या फर्क पड़ता है? ये जो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा, लाइसेंस रिन्यूअल नहीं कराया तो क्या फर्क पड़ता है, चलेगा। तो ये जो चलेगा, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ये जिस दिन हमने जीवन में सोच लिया, तो ये संदेश भी हमको संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता से और आदर्श कार्यकर्ता से प्राप्त हुआ। तो मुझे लगता है कि नागरिक कर्तव्य का ये मूल मंत्र बन करके उभरना चाहिए हम सब लोगों के बीच में कि चलेगा, नहीं चलेगा। लाल बत्ती पे हमको जल्दी है, हमको किसी काम के लिए तुरंत पहुंचना है। अब तुरंत पहुंचना है तो ठीक है, रेड लाइट है तो पार कर लेते हैं। पार करते समय आपके मन में क्या होता है? चलेगा। एक व्यक्ति सरकारी कार्यालय में सरकार से तनख्वाह लेकर के अपने दायित्व का निर्वाह करता है, उसी काम के लिए वो जब रिश्वत लेता है, तो प्रारंभ में तो उसका मन ऐसा होता है कि मैं ईमानदार रहूंगा, जीवन भर भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। लेकिन एक पल ऐसा आता है जब उसको लगता है कि 100 रुपए तो ले ही रहा हूं, 100 रुपए की आजकल क्या औकात रहती है, इसलिए इतना सा तो चलेगा, और सब भी तो इतना सा तो चलेगा। ये जो चलेगा, ये जिस दिन हमने सोच लिया कि नहीं चलेगा, तो फिर नागरिक कर्तव्य सब पूरे हो जाते हैं। अच्छा, इस नागरिक कर्तव्य की बात करते हुए मैं कई बार इस बात का भी उल्लेख करता हूँ, ये तो सामान्य जीवन की बात है, लेकिन आप अगर पॉलीथीन की थैली का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, आप कपड़े की थैली लेकर के सब्जी मंडी जाते हैं, ये भी आपका नागरिक कर्तव्य है।
हम पॉलीथीन कहीं भी फेंक देते हैं, गौ माता उसको खाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, हम लोग पाप के भागी बनते हैं। तो ये जो नागरिक कर्तव्य, इनके इतने सारे प्रकार हैं। संघ के स्वयंसेवकों की आपने पिछले प्रश्न में बातचीत की, तो मुझे लग रहा था कि मैं पहले बातचीत इस बात की करूं कि जब राष्ट्र के समक्ष संकट खड़े होते हैं, हमको क्या लगता है, पड़ोसी देश ने आक्रमण किया है तो सेना निपटेगी। एक सामान्य व्यक्ति ये सोचता है, मुझे क्या करना है, मेरी तो किराने की दुकान है, मेरी तो साइकिल के पंचर सुधारने की दुकान है, मुझे क्या करना है कि कौन देश आक्रमण कर रहा है, हमारी सेना सक्षम है कि नहीं है। लेकिन संघ का स्वयंसेवक अगर 62 के युद्ध में, चीन के युद्ध के समय अगर फ्रंट पर पहुंच गया, अगर वो 65 के युद्ध के समय पहुंच गया, अगर वो बाद के कारगिल संघर्ष के समय भी सीमा पर जाकर के भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा होता है, अपने प्राणों की आहुति देता है। गोवा मुक्ति आंदोलन आंदोलन हो रहा है तो संघ के एक प्रचारक राजा भाऊ महाकाल जाकर के सीने पे गोली खा रहे हैं, रहने वाले उज्जैन के हैं, गोली खा रहे हैं गोवा मुक्ति आंदोलन में गोवा जाकर के। तो पुर्तगालियों से उनके कौन से जन्म की दुश्मनी थी? लेकिन मेरी भारत माता के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, ये नागरिक कर्तव्य है, ये संघ के स्वयं सेवकों को एक प्रकार से घुट्टी में मिलता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम जब भगवा ध्वज को प्रणाम करते हैं, संघ की शाखा में जाते हैं, तो हम लोगों का मानस इतना स्पष्ट रहता है कि अब जो कुछ है इस देश का, इस भारत माता का है। जब ये सोच लिया तो उसके बाद फिर नागरिक कर्तव्यों पर पृथक से विचार करने की आवश्यकता हम लोगों को कभी पड़ती ही नहीं है। लेकिन विपर्य होता रहता है, हम अपने आप को उतना समझदार न माने कि हर जगह हम ठीक ही करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है, इन दिनों जैसे सोशल मीडिया पर, अब मैं आपके नागरिक कर्तव्य को समरसता की तरफ ले जा रहा हूँ। आप कहेंगे कि पिछले 4 विषय जो हो चुके हैं उनकी पुनरावृत्ति, लेकिन पुनरावृत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए समरसता की चर्चा करते हुए मैंने जैसे बताया था कि समाचार छपा, एक पिछड़ी जाति के दूल्हे को घोड़े पर बैठने से रोका, है ना? या एक पिछड़ी जाति के परिवार में शादी में टेंट हाउस वाले ने बर्तन देने से मना किया, मैंने इसका उल्लेख किया था। अब नागरिक कर्तव्य क्या कहता है आपका? आप अगर सवर्ण जाति के हैं तो आपको लगेगा नहीं नहीं उसने ठीक किया। आप अगर पिछड़ी जाति के हैं, आपको लगेगा उसके साथ बहुत बुरा हुआ, उस टेंट हाउस वाले को तो मार देना चाहिए जान से, उसने ऐसा किया कैसे? प्रश्न ये कि आपने बगैर उस परिस्थिति को जाने समझे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दी, तो नागरिक कर्तव्य तो हाशिए पर चला गया। आपका नागरिक कर्तव्य क्या कहता है? गलती चाहे पिछड़े समाज के व्यक्ति की हो या अगड़े समाज के व्यक्ति की, ये दोनों मेरे हैं, ये दोनों हिंदू समाज का हिस्सा है, मेरे समाज का अभिन्न अंग होने के नाते दोनों मेरे भाई है। इसलिए इन दोनों के बीच वैमनस्य पैदा ना हो, द्वेष पैदा ना हो, इसके लिए मुझे क्या करना है? अब उस प्रकरण को सुनाते समय मैंने बताया था कि वो उधारी वाला मामला निकला। पिछली शादी के बर्तनों का चुकाया नहीं था और उसने टेंट हाउस वाले ने पिछली बार दिया था, तब जाति भेद नहीं था। इस बार उसने कहा कि पिछली बार का पैसा चुका दो तो इस शादी में फिर से उधार दे दूंगा, तब तक उधार नहीं दूंगा। अब इतने से मामले को मीडिया ने, बाकी सारे प्रचार तंत्र ने कहा कि अगले पिछड़े का मामला है और अनावश्यक द्वेष भाव। जिन लोगों को उसका मूल विषय पता नहीं था, वो सबके सब एक दूसरे के प्रति वैमनस्य से भर गए। तो ये नागरिक कर्तव्य कि हम उसके विषय की जड़ों तक पहुंचे, उसकी जड़ों तक पहुंच करके हम पहले ये विचार करें कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरे क्या कर्तव्य हो सकते हैं, मैं इस विषय को कैसे डाइल्यूट कर सकता हूँ। समाज में दंगे की स्थितियां बनती है, कई बार आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, मोहल्ले कॉलोनी में झगड़े होते हैं, इनको रोकने के लिए क्या करना? इन दिनों हम देखते हैं कि मोबाइल आ गया, लोग वीडियो शूटिंग करने लगते हैं, मारपीट हो रही है, तो ये नागरिक कर्तव्य नहीं है, हमको इससे बाहर निकलना पड़ेगा। वीडियो बनाने की बजाय, रील बनाने के बजाय ऐसे समय जाकर के दोनों को छुड़ाना, दोनों से बातचीत करना, दोनों को बैठाना, ये परिवार में भी करना पड़ता है, समाज में भी करना पड़ता है, यही हमारा नागरिक कर्तव्य होता है। तो सीमा पर सेना की मदद करने से लेकर के दो पड़ोसियों को झगड़ा करने से रोकने तक हमारे नागरिक कर्तव्यों की व्याप्ति है। ये असीम काम है, ऐसा मुझे लगता है। कुछ छोटे छोटे भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि हम साइकिल ले जाएं चाहे कार ले जाएं, उसको पार्क करते वक्त बहुत ध्यान रखें कि किसी दूसरे व्यक्ति को कोई अड़चन तो नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात। मैंने देखा है लोग बीच सड़क पे छोड़ देते हैं, या किसी की जैसे कोई गाड़ी रखी है उसके पीछे अपनी गाड़ी ऐसी लगा देते हैं कि वो बेचारा आके फिर वो निकाल परेशान होता रहता है। सही बात है। तो इन सब चीजों का भी स्मरण रखना ही चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि कई बार हम लोगों को इन सब चीजों पर बातचीत करते हुए किसी सीमा में बांधने की आवश्यकता ही नहीं है। एक मनुष्य जो है उसकी व्याप्ति दरअसल बहुत विराट होती है। मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य अपने परिवार से शुरू होता है। तो हम कहते हैं कि भाई मुझे अगर भिंडी की सब्जी नहीं भाती है तो मैं पूरे परिवार को अगर अपना अधिकार का उपयोग करते हुए मजबूर करने लगूं कि भाई भिंडी की सब्जी घर में बनेगी नहीं। अब जिन 3 लोगों को भाती है उन लोगों के साथ में अन्याय कर रहा हूं, तो मेरा नागरिक कर्तव्य ये भी कहता है
मेरा पारिवारिक कर्तव्य है वहां पर वो कि भाई मैं अनावश्यक इस बात के लिए दबाव न बनाऊं, कभी उनकी पसंद का भी खा कभी उनकी पसंद का। तो ये जो व्याप शुरू होता है ये हमारे निजी व्यक्तित्व के ओरा के बिल्कुल एक एक इंच बाहर से ही शुरू हो जाता है। इसके बाहर जो कुछ भी है, मुझे एक अच्छी बोध कथा स्मरण आ रही है, अंग्रेजी साहित्य की बोध कथा है वो, और समापन करते हुए मैं इसको इस दिशा में ले जाना चाहता हूँ कि नागरिक कर्तव्य की परिभाषा क्या। तो एक व्यक्ति चला जा रहा था सड़क पर और उसके हाथ में एक छाता था। वो छाते को घुमाते हुए गोल गोल कभी सिर के ऊपर घुमाता, कभी ऐसे ऐसे घुमाता, कभी ऐसे घुमाता, घुमाते हुए जा रहा था। तो एक व्यक्ति पास में से निकल रहा था, तो अचानक उसके चेहरे के सामने से वो छाते का नुकीला हिस्सा गुजरा। तो उसने मना किया कि भाई तुमको ये छाता इस तरीके से सड़क पर चलते हुए घुमाना नहीं चाहिए। तो उसने कहा कि देखिए मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूँ, ये छाते का मालिक मैं हूँ, ये छाता मेरा है और ये वातावरण खुला है, इसमें मैं इस छाते को घुमा सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। तो उस व्यक्ति ने बहुत अच्छी बात कही कि उसने कहा कि मैं मानता हूं कि छाता घुमाना आपका अधिकार है, लेकिन जहां से मेरी नाक की सीमा शुरू होती है वहां से आपका अधिकार समाप्त हो जाता है, वहां से आपका कर्तव्य शुरू होता है। तो ये नाक की सीमा हर जगह शुरू होती है। ये तो एक बोध कथा मात्र है, लेकिन जहां कोई भी व्यक्ति प्रभावित हो रहा है उस व्यक्ति को हमारे कारण कोई परेशानी न हो, दुख न पहुंचे, इस बात की हम चिंता करते रहें तो ये नागरिक कर्तव्य का एक बड़ा अच्छा उदाहरण हो सकता है। और मुझे लगता है कि हम सब मिल करके एचओटीसी के सारे दर्शक श्रोता इस बात को रेखांकित करके रखें कि आगे चल करके हम लोग भी इस प्रकार की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें। आपके साथ ना चर्चा ऐसा लगता है कि लगातार करते रहें, मगर समय की अपन ने सीमा बांध रखी है। जी जी जी। और लोग भी इतना कुछ देख सुन नहीं पाते। समय का पालन करना ये भी नागरिक कर्तव्य है। तो कार्यक्रमों के निमंत्रण मिले तो मैं चूंकि साहित्य क्षेत्र में काम करता हूँ इसलिए सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कार्यक्रम के निमंत्रण जिस समय के प्राप्त होते हैं उस समय पर पहुंचे और आयोजक उस समय पर कार्यक्रम प्रारंभ करें। इस बात की भी चिंता हम लोगों को करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद और इस बहाने आपका भी बहुत धन्यवाद। आज की बातों का सार ये है कि अपने अपने जो कर्तव्य हैं उस पर बहुत ध्यान दें। छोटी छोटी बातों का यहाँ उल्लेख हुआ है बहुत अच्छे से, तो आप सबसे निवेदन है इस पे ध्यान रखें। और आज के लिए बहुत बहुत नमस्कार।